नमस्कार दोस्तों, देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता की डिमांड्स को स्वीकार करने के लिए पॉलिटिशियंस की लाइन लग गई हो, वो भी तब जब इन डिमांड्स को एक यूट्यूबर ने उठाया। पिछले वीडियो में दोस्तों महाराष्ट्र और देश में बिगड़ते हालातों को देखकर हमने लॉन्च किया मिशन स्वराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित मैंने डिटेल में बात करी महाराष्ट्र में समस्याओं के ऊपर और उनका एग्जैक्टली क्या सॉल्यूशन है, और इसके आधार पर नेताओं के सामने 7 डिमांड्स रखी। ओपन चैलेंज दिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इन डिमांड्स को एक्सेप्ट करो और ऑफर दिया जाता है। अगर आप इसे स्वीकार करोगे तो हम अपनी तरफ से कंडीशनल सपोर्ट देंगे और आपको हाईलाइट करेंगे। और दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि बड़ी लंबी लिस्ट है इन पॉलिटिकल पार्टीज की और नेताओं की जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता और तेओसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक यशोमती ठाकुर, शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार जो करजत जामखेड़ से विधायक हैं, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख जो भिवंडी ईस्ट से विधायक हैं, इन्होंने तो पूरा वीडियो भी बनाया रिप्लाई में, शरद पवार की एनसीपी के नेता डॉक्टर अमोल कोले जो शिरूर लोकसभा से सांसद हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता ओम प्रकाश बाबाराव कड्डू जो अचलपुर सीट से विधायक हैं, और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अगाड़ी ने भी ये ट्वीट किया। इन सभी का धन्यवाद कि जनता के प्रति ये इतने रिस्पॉन्सिव रहे। लेकिन एक सवाल अब मेरे मन में उठ रहा है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या इनकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद मुकर तो नहीं जाएंगे? आप में से बहुत से लोगों ने इसी को लेकर सजेशंस दी थी कि इन्हें अकाउंटेबल ठहराने के लिए हमारे पास एक डेडलाइन बेस्ड प्लान होना चाहिए कि एग्जैक्टली इन्हें क्या करना चाहिए, किस डेट तक करना चाहिए। इस मसले पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा अब इस वीडियो में। लेकिन इस पर आगे बात करने से पहले मैं जरा उनका जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को खुला ऑफर दिया गया था, सभी के पास अपॉर्चुनिटी थी इसे एक्सेप्ट करने की। मैंने ये तक कहा था कि अगर पास्ट में मैंने किसी को क्रिटिसाइज किया उसे भुलाने को तैयार हूं मैं, लेकिन फिर भी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ यह देखकर कि महायुति अलायंस की एक भी मेन पार्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों वाला यह मिशन स्वराज रास नहीं आया। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहूंगा कि मैंने क्या गलत बात करी? यही कि एक भी किसान की आत्महत्या से मौत ना हो, फार्मर सुसाइड्स के आंकड़े को 0 पर लाया जाए, हर एक किसान को साल में 15 लाख कमाने का मौका मिले। मैंने बात करी थी फ्री क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर की, सफाई की, सबको शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिल पाए, लोकल छोटे उद्योगों को प्रमोट करके सबको रोजगार की व्यवस्था मिले। लेकिन बीजेपी और उनके एलाइज को शायद ये जमा नहीं। इन सभी विषयों पर बीजेपी का मुंह बंद रहा। उल्टा उनके मुंह से ऐसी बातें निकली कि देखकर लगता है कि मुंह बंद रहना ही अच्छा है। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई, उत्तर प्रदेश में झांसी के एक सरकारी अस्पताल में 10 नवजात शिशुओं की, न्यूबॉर्न बेबीज की आग में जलकर मौत हो गई। एक शॉर्ट सर्किट और झटके में चली गई 10 बच्चों की जान। चारों तरफ चीख पुकार, ऐसा भयावह मंजर, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और बेबस लाचार उन मां का दुख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतक बच्चों के परिवारों के लिए हमदर्दी व्यक्त की, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बैठा दी। लेकिन दिक्कत यह है कि यही तो होता है हर बार, कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो, थोड़ी हमदर्दी व्यक्त कर दो, कॉम्पनसेशन दे दो और जांच के लिए टीम बैठा दो। जो रूट कॉज है उसकी कभी बात मत करो। इस दुखद घटना की वजह साफ है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखी, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इस नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में कैपेसिटी थी 18 बच्चों की और इसमें एडमिट किए गए थे 49 बच्चे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इलेक्ट्रिकल ओवरलोड की वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, जिसकी वजह से ये आग लगी। एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ने बताया कि उस वार्ड के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल स्पार्क हुआ और आग लग गई। एबीपी न्यूज की न्यूज रिपोर्ट बताती है कि आग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में लगी थी। सोनू और संजना का 11 दिन पहले बच्चा हुआ था। क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए उसका इलाज चल रहा था इस हॉस्पिटल में, और फिर आग लगी और इनके बच्चे की मृत्यु हो गई। जलाओं की संतोष देवी की मृत बच्चे की पहचान शनिवार को ही हो सकी। सोचिए कि किस तरीके से उस मां ने पूरी रात गुजारी होगी। याकूब और नजमा की आंखों से आंसू सूख नहीं पा रहे। जुड़वा बेटियां हुई थी इनकी।
दोनों आग में जलकर मारी गई। हालांकि अपनी बेटियों को नहीं बचा पाए, लेकिन याकूब ने खिड़की तोड़ी और जितने बच्चों को बचा सकते थे उन्होंने बचाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है, लेकिन मुझे लगता है इन्हें नहीं छापनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है जैसे बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर कफील खान को जेल में डाल दिया गया था, कहीं याकूब के साथ भी वैसा ही ना किया जाए। असल में बात क्या है ना, हमारे देश में ऐसे कई नेता हैं जिनके दिलों में नफरत कूट कूट कर भरी है। हॉस्पिटल स्टाफ ने बच्चों को बचाने के बहुत एफर्ट्स किए। ऐसा करते हुए एक फीमेल स्टाफ मेंबर के कपड़ों में आग लग गई थी और उन्हें खुद को बचाने के लिए अपने कुछ कपड़े उतारने पड़े, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। एक और इंसान कृपाल सिंह जो उस वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक नर्स को बाहर तेजी से भागते हुए देखा जिनके पैरों में आग लगी हुई थी। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NS सिंगार ने कहा कि अस्पताल के फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑपरेशनल थे, उनका इस्तेमाल किया गया। स्टाफ मेंबर्स भी फायर रिस्पांस प्रोटोकॉल के लिए ट्रेंड थे। यही कारण है कि करीब 39 बच्चों को बचाया जा सका। लेकिन अब इस ट्रेजेडी के लिए इस हॉस्पिटल स्टाफ में से ही किसी को बलि का बकरा ना बना दिया जाए, ये मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों कुछ नेता इतने ढीठ हैं कि कभी अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं। साल 2022 में पोर्चुगल के देश में एक प्रेग्नेंट इंडियन टूरिस्ट महिला की मृत्यु हो गई थी और वहां की हेल्थ मिनिस्टर मार्था टेमिडो ने इसे अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा दे दिया था। सोचकर देखो, एक टूरिस्ट की मृत्यु होने पर हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। और यहां उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक अस्पताल आते हैं तो ऐसी ट्रेजेडी के समय भी उनके स्वागत के लिए सड़कों पर चूना डाला जाता है, VIP वेलकम दिया जाता है। इस वीडियो पर बवाल हुआ तो ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं तो इस VIP वेलकम की निंदा करता हूं, जिसने चूना डाला उसे पहचाना जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब सोचकर देखो, अब इन बेचारे लोगों की क्या गलती जो वहां पर चूना डाल रहे थे। क्या वो बंदा जो इनका VIP वेलकम कर रहा था वो अपनी मर्जी से कर रहा था? मंत्री जी, पूरे राज्य में किसी को शौक नहीं होगा आपको VIP वेलकम करने का। और अगर आपको इतनी ही निंदा करनी है VIP वेलकम की, तो अपने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को कहकर एक ऑर्डर पास करवा दो कि पूरे स्टेट में, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे VIP वेलकम बंद किए जाए। आपको चैलेंज दे रहा हूं, इंतजार रहेगा ऐसे ऑर्डर पास होने का। हालांकि मुझे तो लगता है कि यूपी सीएम आदित्यनाथ से किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करना बेकार है। बच्चों की अस्थियां ठंडी नहीं हो पाई थी कि अगले ही दिन ये रोड शो और रैलीज करते हुए दिखे। फूलपुर, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद। दैनिक भास्कर की न्यूज हेडलाइन देखिए, कानपुर में योगी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। रथ के आगे समर्थकों ने डांस किया और सीएम मुस्कुराए, बोले बटोगे तो कटोगे। फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह इन्हें एक ही डायलॉग बार बार दोहराना आता है, सिर्फ बांटने और काटने की बातें बार बार करते रहते हैं। शायद इसी काम में ये एक्सपर्ट हैं, तभी ये डायलॉग इनके मुंह से हटता नहीं है। इनमें इतनी संवेदनशीलता भी नहीं थी कि पिछली रात को इनके राज्य में 10 नवजात शिशु इनके सरकारी अस्पताल में जलकर मारे गए। लेकिन इन्हें क्या, 10 बच्चे ही तो मरे हैं। लोग तो मरते रहते हैं, कभी पुल के गिरने से, कभी रेलवे हादसे में, कभी अस्पताल में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी महाराष्ट्र में। इन सब के चलते चुनाव प्रचार नहीं रुकना चाहिए। मैं जनता को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके की पॉलिटिक्स को स्वीकार करते रहोगे तो ये लोग भी आपको कीड़े मकोड़ों की तरह समझते रहेंगे। शुक्रवार के ही दिन मणिपुर में 6 लोगों की लाशें बरामद हुई। दूसरे देशों में वॉर रुकवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने देश में मणिपुर में हिंसा अभी भी नहीं रुकवा पा रहे हैं। वॉर रुकवा दी पापा। इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें कहना चाहिए कि हर एक नागरिक की सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बटेंगे कटेंगे का एक पॉलिश्ड वर्जन है, लेकिन बच्चा बच्चा समझ सकता है कि यहां पर एक्चुअली में यूनिटी की बात नहीं करी जा रही। इस चीज के लिए एक इंग्लिश में वर्ड है, डॉग विस्लिंग। यहां पर यह चीज करी जा रही है। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा, मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। और वाकई अब ये सार्वजनिक जीवन में रहने के काबिल रहे नहीं हैं। इनके भाषण निर्लज्जता की सभी हदें पार कर चुके हैं और जो इनका रवैया है वही महाराष्ट्र बीजेपी का है। महाराष्ट्र के ही एक बीजेपी नेता महेश बादली जो गुजराती ओरिजिन के हैं, बोलतात या मारवाड्याला जिंकून देणार नाही, तुझ्या लय पिढ्या यायला लागतील मला हरवायला। अहो हे अंड्यात खाणारे, नारळात खाणारे, वो अपनी रैली में खुल्लम खुल्ला मराठी लोगों का अपमान कर रहे हैं, अग्रिकोली समुदाय के खिलाफ जीनोफोबिक कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो पार्टी सब में फंसी हुई हो, जिनका चुनाव जीतने का एकमात्र सहारा लोगों को डराना हो, उस पार्टी के पास कहां से टाइम होगा हमारे मिशन स्वराज के लिए। इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ कि इनकी पार्टी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस मिशन का। छोड़िए इस नेगेटिविटी को, अब बात करते हैं उन नेताओं की जिन्होंने पॉजिटिव एजेंडा पर बात करी, मिशन स्वराज पर बात करी। अब ये जो सारे नेता हैं जिन्होंने जनता के मुद्दों की बात करी, छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर आधारित मिशन स्वराज की बात करी, कमेंट्स में आप में से बहुत से लोगों ने इन नेताओं और पार्टियों से आश्वासन मांगा है।
कि अगर इन्हें वोट देकर जितवा दिया जाता है और महाराष्ट्र की नई सरकार का ये हिस्सा बनते हैं तो आगे क्या होगा, क्या है यहाँ पर डिटेल्ड प्लान, इन 7 सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने में कितना पैसा लगेगा और ये पैसा कहां से आएगा। आप में से कुछ लोगों ने सही सजेशन दी कि टाइमलाइन निर्धारित होनी चाहिए, कौन सा काम कितने दिनों में हो पाएगा हमें पता लगना चाहिए। अब महायुति अलायंस ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया तो इनसे क्या ही कहूं, लेकिन महाविकास अघाड़ी अलायंस से मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं ये और सरकार बनाते हैं तो मिशन स्वराज के इन 7 बिंदुओं पर काम करने के लिए 3 महीने के अंदर अंदर कुछ एमिनेंट लोगों को कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सरकार में अपॉइंट किया जाए। मैं ऐसे 10 लोगों के नाम सजेस्ट करना चाहूंगा। अपने वीडियो में तो मैंने मोटे मोटे तौर पर सॉल्यूशंस बताए थे, लेकिन एग्जैक्टली बजट को देखकर, टाइमलाइंस को देखकर कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे ये सॉल्यूशंस, इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और उन लोगों से अच्छा एक्सपर्ट कौन होगा जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर चेंज लेकर आए हैं। पहले भारत भूषण त्यागी, ये एक रिनाउंड फार्मर और एजुकेटर हैं जिन्होंने 80,000 से ज्यादा किसानों को ट्रेनिंग दी है उत्तर प्रदेश में। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और मुझे लगता है ये इसलिए सही इंसान होंगे महाराष्ट्र के किसानों को भी सही राह दिखाने के लिए। दूसरे हैं डॉक्टर रमन जनयलुलु, एक विजनरी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन्होंने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के इनिशिएटिव को चलाया था। इन्होंने कई सारे किसानों को केमिकल फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड सिखाए हैं। तीसरे इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। इन्होंने भरपूर रिसर्च करी है कि पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। जब बात छोटे बिजनेसेस को, लोकल उद्योगों को प्रमोट करने की आती है तो मुझे लगता है ये कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं। चौथे इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, एक और नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट जो इस फील्ड में बहुत मदद कर सकते हैं। इनके ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में आइडियाज ने यूनाइटेड नेशंस तक पर गहरा प्रभाव डाला है। नंबर 5 स्वाति परातकर, ये है प्रेसिडेंट लिज्जत पापड़ की, एक बड़ी फेमस पापड़ बनाने वाली कोऑपरेटिव कंपनी। इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है औरतों को एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में लाने में। 45,000 से ज्यादा औरतें इनकी इस कोऑपरेटिव से जुड़ी हैं। तो अगर हमें इन बड़े बड़े अरबपतियों के द्वारा चलाई जा रही कंपनीज को प्रमोट करने की जगह छोटे बिजनेसेस को, कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना है तो ये सही एडवाइस दे सकती है। नंबर 6 सोनम वांगचुक, लद्दाख के फेमस इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्मर। आज के दिन इनके बारे में हर कोई जानता है, इनका ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा एजुकेशन की फील्ड में ये बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए। नंबर 7 महेश चंद्र मेहता, एक बड़े ही मशहूर इन्वायरमेंटल लॉयर एक्टिविस्ट। इन्होंने कई बेहतरीन इन्वायरमेंटल कैंपेन्स चलाई हैं जिसका असर सीधा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर पड़ा है। इनकी मदद से हम ताजमहल को प्रोटेक्ट कर पाए, दिल्ली में CNG आ पाया। यही कारण कि इन्हें प्रेस्टिजियस रामोहन मार्क्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर 8 अफरोज शाह, इनकी बात मैंने पिछले वीडियो में करी थी। इन्होंने ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मुंबई में बीचेस को साफ कर दिखाया। अगर सफाई से रिलेटेड डिटेल्ड प्लान बनाना है महाराष्ट्र को पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाने के लिए तो मुझे लगता है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी रहेगा। नंबर 9 श्याम सुंदर ज्ञानी, जो राजस्थान में फेमस रहे हैं 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड़ उगाने के लिए। इन्होंने फैमिलियल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और 2019 में महात्मा गांधी जी के 150th बर्थडे पर राजस्थान में 150 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों को ट्री प्लांटेशन ड्राइव में इन्वॉल्व करवाया। नेचुरल इकोसिस्टम्स को कैसे रिस्टोर किया जाए उसके लिए कॉन्क्रीट प्लान बनाने के लिए सही आदमी होंगे। इन्हें यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2021 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड भी दिया गया था। और फाइनली नंबर 10 मेरी आखिरी सजेशन अभी के लिए पोपट राव पवार, जिसकी बात फिर से मैंने पिछले वीडियो में करी थी। एक विजनरी लीडर जिन्होंने अपने पूरे गांव को ट्रांसफॉर्म कर दिया, करोड़पतियों का गांव बना दिया। एग्जैक्टली वाटर कंजर्वेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसी टेक्निक्स को कैसे महाराष्ट्र वाइड पूरे स्टेट में प्रमोट किया जाए, इनसे बढ़िया कौन बेटर कंट्रीब्यूशन देगा इस चीज में। अगर एक आत्मनिर्भर गांव बन जाएगा तो एक बलशाली भारत बन जाएगा और बापू का सपनों वाला एक बलशाली भारत निर्माण करेंगे। यही बात रखकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तो ये 10 लोगों की सजेशन है मेरी तरफ से एक शुरुआती कदम के तौर पर 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र में इन लोगों को अप्रोच किया जाए और अगर ये सहमत हो तो इन्हें कंसल्टेंट के तौर पर सरकार में अपॉइंट किया जाए। इन लोगों की मदद से महाराष्ट्र की नई सरकार 6 महीने के अंदर अंदर एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाए और जब वो तैयार हो तो जनता के सामने रखा जाए और मैं भी उसे पब्लिसाइज करने में मदद करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे। आप लोग तब तक अपनी तरफ से वोट करना मत भूलना और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंच जाए। अब वक्त है ग्राउंड लेवल पर चेंज देखने का। हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारी डिमांड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।